नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ का एग्जाम जो है वो नज़दीक आ चुका है, जिसके संबंध में हम लोगों ने जो अभ्यास सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से पूरा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है यूपी पीसीएस और आरओ का। क्लियर है। 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, लेटेस्ट प्रश्न, उनको भी करना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्लियर है। तो आपको पता होगा पहली क्लास जो हम लोगों की पॉलिटी की थी वो कल से स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेस का जो टाइम टेबल है, कौन सा वीडियो लेक्चर कब पड़ेगा, उसका टाइम टेबल मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है। ठीक है। और उसको आप अच्छे से चेक कर सकते हो कि कौन सा क्लासेस कब होने वाली है। और सभी कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री होगा, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, यूपीजी के सब कुछ, साइंस वगैरह सब कुछ होने वाला है। क्लियर है। तो आज जियोग्राफी की ये पहली क्लास है और मैपिंग बेसिस क्लास हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना। मैपिंग जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां मैं यूज करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। अब बेल आइकन पर क्लिक कर देना, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज चलती रहेगी एज अ प्रैक्टिस सेट के तौर पर। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही अच्छे से देखना है प्रश्न को, बहुत ही इजी प्रश्न रहेगा। यह प्रश्न है, पढ़ना है, क्या कह रहा है कि भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित है। देखिए लेटेस्ट ही है, 22 में ही आया हुआ है जे में, पीसीएस जे में। ठीक है। तो अच्छे खासे प्रश्न, जो इजी प्रश्न होते हैं ना, वो भी आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग छोड़ देते हो कि भाई पीसीएस है, आरओ इजी नहीं पूछा जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। हर टाइप के प्रश्न आते हैं। तो पूछा है भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित है। तटरेखा का मतलब है कि आपको पता है कि भारत का जो दक्षिणी छोर है वो पूरा का पूरा तटरेखा पे है। इधर आपका क्या है, अरब सागर है। चलिए मैप पे बता देता हूँ इसको। ये रहा मैप। इधर आप देखोगे ये क्या है, इधर आपका अरब सागर है, अरब सागर। इधर क्या है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। और नीचे क्या है, नीचे आपका इंडियन ओशन है, यानी कि हिंद महासागर है। क्लियर है। अब हमें देखना है कौन कौन से तटरेखा पर राज्य हैं। जैसे ये आप देखोगे, एक राज्य आपका क्या है, गुजरात। क्या भैया, गुजरात है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद ये आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। उसके बाद ये देखो छोटा सा क्या है, गोवा है, गोवा। उसके बाद ये देखोगे कर्नाटक है। उसके बाद नीचे केरल है, केरल। और ये आपका तमिलनाडु है। इधर आपका आंध्र प्रदेश है। इधर आपका उड़ीसा है, उड़ीसा। और ये आपका क्या है, बंगाल, पश्चिम बंगाल। क्या भैया, पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो टोटल कितने राज्य हो गए, 9 राज्य हो गए। वो 9 राज्य हैं जो तटरेखा पर बसे हुए हैं। तो हमसे क्या पूछा था प्रश्न, पहले तो प्रश्न पूछा था कितने राज्य तटरेखा पर स्थित है, 9 राज्य हैं। अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है। अब आपसे पूछ सकता है कि पश्चिमी क्षेत्र में या पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण राज्यों का क्रम लगाओ, या पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण राज्यों का क्रम लगाओ। तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर क्रम बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना। बस यही स्टैंडर्ड आपका वनडे एग्जाम और पीसीएस एग्जाम में अंतर होता है, बाकी कुछ नहीं होता। क्लियर है। उसके बाद अगर देखा जाए, अगर मैं यहां पे लिख दूं, यहां पर कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा। उसके बाद पूछेंगे भारत की तटीय सीमा कितनी है। उसके बाद बोल देंगे भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है, कुल तटीय सीमा कितनी है। ये 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। समझो कैसे। स्थलीय सीमा का मतलब हो गया कि ये वाली सीमा जो ऊपर साइड है, जिसमें पानी टच नहीं हो रहा है, महासागर टच नहीं हो रहा है। ठीक है। तो वो कितना हो गया आपका, वो हो गया आपका 15,200, 15,200 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद तटीय सीमा की बात करेंगे तो कुल हो गई 6100 किलोमीटर। तटीय सीमा का मतलब जो हम लोगों ने 9 राज्य देखे, जो हम लोगों ने 9 राज्य देखे थे ना, ये वाले, यही हो गया। तो कितना हो गया आपका, 6100। उसके बाद कुल तटीय सीमा देखेंगे तो 7516 किलोमीटर लगभग में। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है, ये भी तो पूरा द्वीप है। इधर जो लक्षद्वीप है वो भी तो तट है, उस पर भी तो तट है, अंडमान निकोबार में भी तो तट है। तो ये सभी मिलाकर कुल तट अगर पूछता है
तो आप कर देना 7516, और केवल तट रेखा पूछता है तो 6100, और स्थलीय सीमा पूछता है तो 15200। क्लियर है? इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत अवस्थिति या लोकेटेड है, तो भारत की अवस्थिति कितनी है? अक्षांश इतने से इतने, देशांतर, तो कुल मिला के हमको अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भारत का पता होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। देखिए बहुत अच्छे से, जब भी भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो देख लेना, आपका ये जो मुख्य भूमि है कन्याकुमारी वाला, ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी दक्षिणी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और जो ऊपर है आपका जम्मू कश्मीर क्षेत्र में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश उत्तरी क्यों? क्योंकि भाई 0 डिग्री से जब भूमध्य रेखा बहुत नीचे है, भूमध्य रेखा नीचे है, तो 0 डिग्री से जब ऊपर चलेंगे तो उत्तरी तो आएगा। उसके बाद इधर देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है भैया? ये क्या है? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। और यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में कोने में क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना है भैया? पूर्वी देशांतर। तो ये लोकेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, ये कौन कौन से हैं? तो आप बता सकते हो कि जो उत्तरी बिंदु है यहीं पर है जम्मू कश्मीर में, इसका नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल। पश्चिमी बिंदु कौन सा है? इसका नाम है गौहर माता। पूर्वी बिंदु कौन सा है? इसका नाम है किबिथु। और दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणी बिंदु भैया यहां पे है आपका, और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु यहाँ क्यों है? सब तो कोने कोने में है, पॉइंट में है, लेकिन दक्षिणी बिंदु यहाँ क्यों है? क्योंकि सबसे निचला पॉइंट यहीं पर है 6 डिग्री 45 मिनट। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। कल ग्रेट निकोबार में, पिछले वीडियो में अगर आपने एक जियोग्राफी वाला वीडियो देखा हो, पिछला वाला, मैंने बताया था ग्रेट निकोबार, है ना, ये सब क्या होते हैं। तो खैर ये सब समझ लीजिए कि निकोबार का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है? ग्रेट निकोबार। यहीं पर 6 डिग्री 45 मिनट में इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी चीजें? तो अब हमसे क्या पूछा था प्रश्न में? अब आप बता सकते हो अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से, तो भाई दक्षिण से तो है ही नहीं, हटा दो। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण, बिल्कुल नहीं, दोनों उत्तर है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सत्य है यहाँ पर। क्लियर है? तो ये आपको ऐसे याद रखना है, अब पूरा का पूरा मैप में आप समझ सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। भारत की अवस्थिति पाई जाती है, तो भारत की अवस्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, या दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में है? तो भारत की स्थिति कहाँ पे है? तो भारत की स्थिति भैया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। जब आप गोलार्ध देखोगे तो सिंपल सा चीज है कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये वाला हुआ, ये वाला हिस्सा उत्तर पूर्वी गोलार्ध, तो यहीं पर आपके भारत का स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है। क्लियर है? अब ये क्या है? 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री तो क्रॉस कर नहीं रही भारत, तो इधर ही साइड है ये। ठीक, इस पोजीशन पे मैं मार्क कर देता हूँ, इस पोजीशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट अगला देखेंगे। किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है? और ये प्रश्न कई बार आ चुका है, इसमें 2 ही बार लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत बार आ चुका है। इसका मतलब ये है कि किस राज्य में औसत जो समुद्र तल है न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु है, मतलब सबसे निचला क्षेत्र है समुद्र तल का, तो ये है भैया केरल। केरल में भी कहां पर? केरल में एक जगह है कुट्टानाथ। क्या नाम है? कुट्टानाथ। कुट्टानाथ एक जगह है केरल का, वहीं पर क्या है कि न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु है। क्लियर है? कुट्टानाथ। अब कुट्टानाथ जो है ये पूछा जाता है किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर चावल की खेती ज्यादा की जाती है, चावल की खेती ज्यादा होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट, निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रटने वाला प्रश्न नहीं है, ये लॉजिकल प्रश्न है। ये सभी कैसे प्रश्न है? लॉजिकल प्रश्न है। समझिए, निम्न स्थानों में से किसी सूर्य की अनुलंबित किरण कभी प्राप्त नहीं होगी। अनुलंबित किरण का मतलब है लंबवत, लंबवत। और अगर आपने थोड़ा सा चीजें विश्व के भूगोल में पढ़ी हैं, हालांकि विश्व का भूगोल भी मुझे बताना है बहुत अच्छे से, तो आपने थोड़ी सी चीजें पढ़ी हैं। कौन कौन सी चीजें मैं बता देता हूं आपको। ये चीजें पढ़ी हैं, इसको बोलेंगे हम लोग कर्क रेखा। कर्क रेखा है आपका 23.5 डिग्री। ये आपका है मकर रेखा, सॉरी ये आपका है मकर रेखा। ये भी आपका 23.5 डिग्री दक्षिण वाला। और ये आपका है भूमध्य रेखा, भूमध्य, क्योंकि मध्य में है भू के, तो भूमध्य रेखा जो कि है 0 डिग्री। ठीक है। होता ये है कि इसी के बीच में, ये वाला क्षेत्र, इसी के बीच में क्या है कि सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, बस इसी बीच में। ठीक है, 23.5 से लेकर नीचे 23.5 तक, इसी बीच में सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। अब आपको पता है कि भारत क्या है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इसका मतलब है भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार है। ये मैंने भारत बना दिया छोटा सा, आप देख सकते हो। तो अब जाहिर सी बात है, चेन्नई आपका दक्षिण में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कर्क रेखा से नीचे हो गई। तिरुवनंतपुरम दक्षिण में है, कर्क रेखा से नीचे हो गई। मुंबई भी आपका दक्षिण क्षेत्र में है, मतलब कर्क रेखा से नीचे हो गई। मतलब ए, बी और डी वाले जो स्थान है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकेंगी। और हमसे पूछा है कहाँ नहीं चमकेगी, तो बचा क्या? श्रीनगर। श्रीनगर आप जानते हो, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर, मतलब कर्क रेखा के बहुत ऊपर है। तो यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, लंबवत नहीं पड़ेंगी। सूर्य की किरणें कैसी पड़ेंगी? तिरछी किरणें पड़ेंगी, तिरछी किरणें पड़ेंगी। ठीक है। तो इस वजह से, जैसे आप जैसे ये खड़े हो और सूर्य नीचे आ रहा है, सूर्य लंबवत नहीं है, तो आपकी जो छाव बनेगी ना, इस प्रकार बनेगी, इस प्रकार। ये आप खड़े हो, आपकी छाव इस प्रकार लेटी हुई बनेगी। ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर चले गए लंबवत, सॉरी सूर्य ऊपर चला गया लंबवत, तो आपकी छाव नीचे सबसे छोटी बनेगी। ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो बार बार। ठीक है। तो ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति कहाँ पे है? तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, कर्क रेखा के उत्तर में है, मकर रेखा के दक्षिण में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए कन्याकुमारी कहाँ पे, ये है यहाँ पे तो है ना कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और आपको पता है कि यहां से इधर से क्या जा रहा है? इधर से जा रहा है भैया 23.5 डिग्री, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये क्या जा रही है? कर्क रेखा जा रही है भारत के बीचों बीच से। कर्क रेखा इधर से जा रही है। अब भारत के बहुत नीचे से क्या जा रही है? 0 डिग्री। क्या 0 डिग्री का मतलब? भूमध्य रेखा, भूमध्य और रेखा। अब भूमध्य रेखा के बहुत नीचे क्या है? मकर रेखा है। तो बस हमसे प्रश्न में क्या बोला है कि कन्याकुमारी स्थिति कहाँ पे है? कन्याकुमारी यहाँ पे है, मतलब कर्क रेखा के नीचे है दक्षिण में। अब भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इतना हमको पता है। तो बस देख लेते हैं, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, बिल्कुल नहीं। मकर रेखा के दक्षिण में है, बिल्कुल नहीं। कर्क रेखा के उत्तर में है, बिल्कुल नहीं। भूमध्य रेखा के उत्तर में है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। आप ये भूमध्य रेखा देख रहे हो, भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है? कन्याकुमारी है यहाँ पर। क्लियर है? लोकेशन वाइज आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट अगला देखेंगे। ये इसमें क्या बोला गया है कि 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? देखिए, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से बता देता हूं, बाद में मैं जब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप, ये दोनों द्वीपों का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तब मैं बता दूंगा कैसे क्या क्या चीजें होती है। हालांकि मैंने कई बार बताया भी हुआ है। 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री याद रखना है, 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री लक्षद्वीप
मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार। तो ये जो चैनल है ना, किन के बीच हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है। 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकॉय और 10 डिग्री अंडमान निकोबार के बीच में ये चैनल स्थित है। अब आप खुद ही देखो, अंडमान निकोबार के बीच द्वीप, ऑप्शन डी, यहाँ पे 10 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब हमसे 9 डिग्री का पूछा है, तो हमको ये पता चल गया कि लक्षद्वीप मिनिकॉय। अब लक्षद्वीप मिनिकॉय तो कहीं नहीं है, केवल मिनिकॉय दिया हुआ है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती तो है, तो बस ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो इस हिसाब से लॉजिकल प्रश्न सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आने हैं ना, हार्ड आते हैं, बस उसमें जो ऑप्शन समझने की प्रवृत्ति और क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रवृत्ति वो दूसरी होती है। वो वनडे एग्जाम में आपकी काम नहीं आएगी, जो आर में बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अभी मैंने बताया 10 अंश का मतलब है 10 डिग्री, और 10 डिग्री मैंने बताया है कहाँ पे, अंडमान और निकोबार, मतलब ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। अच्छा, और अगर डिटेल में पूछ ले, और अगर डिटेल में पूछ ले तो क्या बताओगे? तो लघु अंडमान, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच है, कार निकोबार, ठीक है ना। और अगर डिटेल में पूछ ले तब की बात है। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो भारत का सुदूरस्थ मतलब सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ये पूछा गया है। और अभी मैंने बताया है आपको सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट है कहाँ पर? इंदिरा पॉइंट है आपका ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। ये भारत के मुख्य भूमि में नहीं है, ये ग्रेट निकोबार में है। अंडमान निकोबार का सबसे निचला हिस्सा है ग्रेट निकोबार। ये है आपका 6 डिग्री 45 मिनट पे, ठीक है, ग्रेट निकोबार में। और ग्रेट को मतलब, ग्रेट मतलब क्या होता है? बड़ा। इसी वजह से कहीं कहीं बुक में बड़ा निकोबार लिखा मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेनी है, इसी को बड़ा निकोबार भी बोल दिया जाता है। अब कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट के कई सारे नाम हैं, इंदिरा पॉइंट के कई सारे नाम हैं। जैसे एक नाम है पिगमिलियन पॉइंट, एक नाम है पार्सन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट आ जाए, पार्सन पॉइंट आ जाए, मतलब वो इंदिरा पॉइंट की ही बात कर रहा है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगला देखेंगे। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तट से 3 समुद्री मील, 6 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील। तो देखिए, इसको मैं मैप पे समझाता हूँ। ये भारत है, और ये प्रादेशिक सीमा या कोई भी सीमा है तट रेखा से, ये उसी देश में लागू होती है जिसके पास तट है, जिसके पास महासागर है, जिसके पास समुद्र है। चाहिए सी बात है, ठीक है। देखिए, 3 चीजें हैं। एक आपसे पूछेगा, एक आपसे क्या पूछेगा? एक आपसे पूछेगा कि भैया एक सीमा ये है जिसको हम कहेंगे 12 नॉटिकल मील तक की सीमा, एक सीमा ये है जिसको हम कहेंगे 24 नॉटिकल मील तक की सीमा, और एक सीमा ये है जिसको हम लोग कहेंगे 200 नॉटिकल मील तक की सीमा। और अगर आप भारत को जूम करो ना, तो ये जो तट आपको सटीक दिख रहा है इस प्रकार से, ये बहुत ही ऐसे ऐसे इस प्रकार से तट है। और यहाँ पे एक सीधी रेखा खींची गई है, इसी रेखा को बोलते हैं आधार रेखा। आधार रेखा क्यों? क्योंकि अगर इधर से जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इधर से जोड़ेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, इस वजह से एक रेखा बना दी गई है, उसी को बोल देते हैं आधार रेखा। ठीक है, तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील। जो 12 नॉटिकल मील है इसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा। जो 24 नॉटिकल मील है इसको बोलते हैं अवक्षण मंडल या संलग्न सीमा, संलग्न सीमा। और जो 200 नॉटिकल मील है इसको बोलते हैं ईईजेड। ईईजेड का मतलब है, ईईजेड का मतलब है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, आप समझिए। अच्छा 200 के पार, अच्छा 200 के अगर पार चले जाएं, 200 के पार चले जाएं तो फिर यूनाइटेड नेशन का कानून लागू होता है। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन का कानून लागू होता है।
तो कोई भी देश है अगर उसका समुद्र से टच लग रहा है या महासागर से लग रहा है तो उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं। कैसे अधिकार है समझिए। जैसे अगर प्रादेशिक सीमा की बात करें, तो जैसे आप अपना मकान बनवाते हो, घर बनवाते हो, तो उसमें आप क्या करते हो, ये खिड़की दरवाजा लगवाए और आपने छत डलवाई तो थोड़ा सा छज्जा बढ़ा लिया। क्या किया? थोड़ा सा जो छज्जा है या बालकनी कह दो, इसको आप बढ़ा लेते हो और इसमें आप क्या करते हो सकता है आप कुछ बनवा दो, या हो सकता है आप गमले पौधे रख दो, हो सकता है आप रेलिंग लगवा के केवल ऐसी खुला छोड़ दो। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप जैसा अपना घर में 100% यूज़ कर रहे हो, उसी प्रकार से ये भी आप अपने घर का हिस्सा मानने लगते हो। बस वही चीज़ है 12 नॉटिकल मील। भारत जो है 12 नॉटिकल मील तक कुछ भी कर सकता है, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। उसी को बोल देते हैं प्रादेशिक सीमा। संलग्न सीमा क्या है? संलग्न सीमा में कुछ अधिकार हो जाते हैं, जैसे आप सीमा शुल्क वसूली कर सकते हो, वित्तीय वसूली कर सकते हो, साफ सफाई का ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और EEZ 200 नॉटिकल मील काफ़ी दूर है, इस पे क्या क्या अधिकार है? इस पे अधिकार है जैसे आप सीमा शुल्क वसूली तो कर ही सकते हो, समुद्री संसाधन निकाल सकते हो, नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हो, या जो परमाणु परीक्षण होता है ना, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब में कुछ कुछ अधिकार दिए गए हैं। आपसे केवल और केवल नाम पूछता है कि 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील को क्या क्या बोला जाता है। क्लियर है? और 200 के पार चले जाएंगे तो यूएन का कानून लागू होगा। तो बस वही हमसे पूछा गया था कि प्रादेशिक सीमा मतलब 12 नॉटिकल मील, तो ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर है? अगर आपने अब तक पढ़ा है, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अब आपको क्लियर हो गई होगी चीजें। 3 कुछ नहीं होता, 6 कुछ नहीं होता, 12, 24 और 200। क्लियर है? चल नेक्स्ट अगला देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? कई बार आ चुका है प्रश्न, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। और भारत के जो पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देश, इनके बारे में तो बहुत अच्छे से डिटेल्ड पता होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, तो बांग्लादेश से कौन कौन घिरा है? अगर आप मैप देखोगे बहुत अच्छे से, मैप आपने देखा है तो आप ये देख रहे हो, ये क्या है? ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। और यहाँ कौन घिरा दिख रहा है? ये देख रहे हो, ये मैंने येलो कलर से पॉइंट कर दिया है। कौन घिरा है? त्रिपुरा। इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है त्रिपुरा, क्योंकि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो बस क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर है? ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट। भारत के निम्न राज्यों में से कौन देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? अच्छा प्रश्न है। देखिए थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी है कि सभी चारों भौतिक प्रदेश, लेकिन भौतिक प्रदेश कितने हैं? एनसीईआरटी ने 6 माने हैं। एनसीईआरटी ने 6 माने हैं। कौन कौन से बता देता हूं भौतिक प्रदेश। एक है आपका उत्तर का पर्वतीय भाग, जिसमें आप हिमालय वगैरह पढ़ते हो। उसके बाद है पश्चिम का मरुस्थलीय भाग, मरुस्थलीय भाग। उसके बाद है आपका प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार बोल दूं अगर, है ना। उसके बाद है आपका तटीय मैदान या तटीय भाग। उसके बाद अगर बोल दूं मध्य मैदानी भाग, जिसमें गंगा यमुना वाला क्षेत्र है। और छठवां बोल दूं द्वीप समूह। क्या? द्वीप समूह। बस इन्हीं 6 को पढ़ना रहता है, पूरा भारत समाप्त। ठीक है, लेकिन हमसे बोला है कि चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, और जब चारों की बात आ जाती है तो आप क्या क्या काट सकते हो? तो देखो, पश्चिम का मरुस्थली काट देना, ठीक है, और द्वीप समूह काट देना, तब बन जाएगा 4। मतलब उत्तर का पर्वतीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय भाग और मध्य का मैदानी भाग। अब बताना है ये चारों किस में समाहित है? उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या कर्नाटक में? आप मैप में देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये मैप है, ठीक है, आपको क्या क्या मिला है? आपको मिला है ये उड़ीसा, आपको मिला है ये वाला पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल क्षेत्र है। उसके बाद आपको मिला है कर्नाटका, ये वाला क्षेत्र है। और उसके बाद आपको मिला है हिमाचल प्रदेश, जो कि ये वाला क्षेत्र है। कौन सा लागू हो रहा है ये बताना है। देखिए, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है जियोग्राफी, तो आपको पता है कि अगर प्रायद्वीपी को भी साथ में लेना है चारों में से, तो हिमाचल प्रदेश तो हट गया, हिमाचल प्रदेश तो हट गया, प्रायद्वीपी में आ गए सब। उसके बाद अगर हमें प्रायद्वीपी तो चलो हो गया, उत्तर का पर्वतीय भाग लेना है, तो उत्तर के पर्वतीय भाग में कर्नाटक हट गया, क्योंकि उत्तर में तो है ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है? आपका तटीय भाग और मध्य का मैदानी भाग।
अब जब तटीय भाग और मध्य के मैदानी भाग में आओगे तो आपको पता है कि यहाँ पर भी उड़ीसा में कोई भी ऐसा उत्तर का पर्वतीय नहीं लगता है। उत्तर का पर्वतीय में केवल हिमाचल प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। क्यों पश्चिम बंगाल क्यों है? क्योंकि भैया दार्जिलिंग कहाँ पे है? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में ही तो है। तो ये क्या है? उत्तर का पर्वतीय भाग भी डिनाई कर रहा है, मतलब सॉरी डिनोट कर रहा है। ठीक है, तटीय भाग तो है ही, और पश्चिम बंगाल प्रायद्वीपीय में भी आता है। अगर आपने मेघालय का पठार सुना हो तो वही वाला एरिया क्या है, प्रायद्वीपीय में भी आ रहा है। ठीक है, जो आप पढ़ते हो कि मेघालय का पठार या शिलांग का पठार, वो प्रायद्वीपीय का ही तो भाग है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से सही है आपका। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आप मेरी बात अगर समझ रहे हो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हो फिर समझो। इसमें कह रहा है 4 भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? आपने अगर बेसिक पढ़ा है तो आपको पता है ये 6 भौतिक प्रदेश है, इसमें से 4 आपको देख लेना है। उत्तर का पर्वतीय भाग में कभी भी कर्नाटक नहीं आएगा क्योंकि उत्तर में है ही नहीं। मध्य के मैदानी भाग में हिमाचल प्रदेश नहीं आएगा, क्यों? गंगा यमुना है ही नहीं यहाँ पे। ये उड़ीसा नहीं आएगा, क्यों? गंगा यमुना है ही नहीं। बचा क्या? पश्चिम बंगाल। क्लियर है? तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल लगाना है। अच्छा प्रश्न है ये। ठीक, चलो आगे देखें। इसी वजह से मैं एक एक प्रश्न को अच्छे से बता रहा हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे। अगर जिसने नहीं भी पढ़ा है तो वो यहाँ से थोड़ा बहुत उसको क्लियर हो जाए। अगला है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? पहले तो सौराष्ट्र पता होना चाहिए कहाँ पे है। सौराष्ट्र गुजरात। ठीक है, अब हालांकि इसका तो पूरा का पूरा एक अलग चैप्टर है, टाइम जोन का। टाइम जोन का एक अलग पूरा चैप्टर है, लेकिन मैं बेसिक बता देता हूँ कि अगर आप पूर्व में चलोगे तो माइनस होगा, सॉरी पश्चिम में चलोगे तो माइनस होगा, पूर्व में चलोगे तो प्लस होगा। इतनी आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में? टाइम जोन के बारे में। फिर से समझो, पश्चिम में चलोगे तो माइनस, पूर्व में चलोगे तो प्लस। क्लियर? अब समझो, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? इधर साइड है। गुजरात कहाँ है? इधर साइड है। तो मतलब क्या है, गुजरात माइनस में है, अरुणाचल प्रदेश प्लस में है। अब दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस कितना है टाइम में? तो आपको पता है गुजरात वाला जो क्षेत्र है वो कितने देशांतर में है? 68 डिग्री 7 मिनट, और अरुणाचल प्रदेश किस में है? 97 डिग्री 25 मिनट। लगभग लगभग दोनों का अंतर करेंगे तो 30 आएगा। लगभग लगभग 30 डिग्री। 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री पार करने में 120 मिनट का समय लगेगा। 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे। 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पे। अब समझो, 5 बजे सूर्योदय हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है कितने बजे दिखेगा? 7 ही बजे तो दिखेगा उसके बाद, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। सिंपल सा प्रश्न था। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है? आगे देखिए। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है? कर्क रेखा की बात करूं तो ये इंडिया, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वो राज्य कौन कौन से हैं समझिए, मैप में समझिए बहुत अच्छे से। वो राज्य हैं ये गुजरात से राजस्थान भी गई, थोड़ा सा मध्य प्रदेश भी गई, छत्तीसगढ़ भी गई, झारखंड भी, पश्चिम बंगाल भी, त्रिपुरा भी और मिजोरम भी। ये हो गए 8 राज्य। गुजरात, आरजे राजस्थान, एमपी मध्य प्रदेश, सीएच छत्तीसगढ़, जेएच झारखंड, पीबी पश्चिम बंगाल, ये आपका त्रिपुरा, और ये आपका मिजोरम। कितने हो गए? 8 राज्य हो गए। सबसे अधिक जो गुजर रही है मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक। समझिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सबसे अधिक कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम? सबसे कम देख रहे हो राजस्थान में। राजस्थान में सबसे कम जो है गुजरती है। क्लियर है? तो बस क्या हो जाएगा आपका, त्रिपुरा में भी गुजर रही है, मणिपुर में नहीं गुजर रही। मणिपुर में नहीं गुजर रही ना, 3 हटा दो, तो 3 इसमें है, हटा दो, 3 इसमें हटा दो, 3 इसमें हटा दो। ऑप्शन सी इज द राइट। बताओ, एलिमिनेट से भी हो गया और मैपिंग से भी हो गया। और ये प्रश्न आपका आया भी है, री एग्जाम में आया है 2016, और री एग्जाम आपको पता है कि 2020 में हुआ था शायद, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है। इग्नोर मत करना इन सब क्वेश्चन को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमसे कह रहा है कि उत्तर में स्थित है। अच्छा, फिर से मैप देखो। अब ये मैप आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए।
अगर आपको एक एक राज्य पता है और आपको पता है कि हाँ भैया कर्क रेखा ये गुजरती है इस प्रकार से ऐसे, और ये त्रिपुरा में गुजरती है और ये मेघालय में, उसके ऊपर पड़ता है मणिपुर। मणिपुर जो कि मणिपुर में बिल्कुल नहीं गिरती, क्यों? क्योंकि नीचे क्या है, मेघालय है, सॉरी मिजोरम है, तो मिजोरम तक टच हो जाती है, उसके ऊपर जाती नहीं है, तो बस मणिपुर उसके ऊपर है। तो मणिपुर में क्या है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट। अब बाकी झारखंड तो टच ही हो रहा है, और मैं त्रिपुरा मिजोरम तो टच ही हो रहा है, बचा क्या, ऑप्शन बी। तो एलिमिनेट से भी कर सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है, कहाँ है? अच्छा प्रश्न है। देखिए 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, अब आपको एक एक डिग्री के बारे में तो पता नहीं होगा, जाहिर सी बात है, एक एक डिग्री तो पढ़ोगे नहीं, ठीक है। समझिए, इसमें दो तरीके सॉल्व करने के। एक, आपको ये पता है कि 82.5 डिग्री क्या है, 82.5 डिग्री क्या है, भारतीय मानक समय रेखा है। भारतीय मानक समय रेखा जो कि 5 राज्यों से गुजरती है। ये रेखा कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ये आपको चीजें पता है, क्लियर है। अब समझो, अब मुझे ऐसे ये चीज पता हो गई। उसके बाद कर्क रेखा, कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है, और यूपी के कहाँ से गुजरती है ये, यूपी के कहाँ से निकाली गई है, ये है इलाहाबाद के नैनी से निकाली गई है। इलाहाबाद के नैनी से, और इलाहाबाद के नैनी से निकाली गई है। जब आप मैप देखोगे, जब आप मैप देखोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कहीं इलाहाबाद का नैनी है इधर साइड, तो जाहिर सी बात यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी इस प्रकार से ऐसे, और यहाँ से जब ये गुजर रही है कर्क रेखा, जाहिर सी बात है कहाँ मिलेंगी, मध्य प्रदेश में मिलेंगी। दोनों छोड़ दो, हमें नहीं आता ये। उसके बाद देखो दूसरा मेथड, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? आंध्र प्रदेश से गुजरती है? नहीं। उत्तर प्रदेश से? नहीं। महाराष्ट्र से गुजरती है? नहीं। बचा क्या? मध्य प्रदेश। बस ऑप्शन डी इज द राइट। बताओ कितना आसान प्रश्न था। कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ है भाई? वही मिलन बिंदु होगा ना जहाँ कर्क रेखा गुजरेगी। ए बी सी में तो कर्क रेखा गुजर ही नहीं रही है, बचा क्या? ऑप्शन डी। इस टाइप से भी कर सकते हो, क्लियर है। आगे देखो, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याय रेखा कहलाती है? भारत की प्रमाणिक मध्याय रेखा का मतलब है कि भारत की मानक समय रेखा, जो कि मैंने बताया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन डी इज द राइट, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याय है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? अच्छा प्रश्न है, और इसमें थोड़ा सा मैथ का यूज करेंगे हम लोग, देखेंगे। देखिए प्रश्न पढ़िए, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याय है 12 बजे, मध्याय का मतलब 12 बजे बीच में, ठीक है। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? मतलब एक ग्राफ है, 120 डिग्री पर बताना है, और हमको केवल इतना पता है कि हाँ भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री से गुजरती है, ठीक है। अब 12 बजे से शुरू होना है, और हमें जाना है किस तरफ? पूर्व की तरफ। अब पूर्व की तरफ जाने में होता है प्लस, ये भी मैं बता चुका हूँ। 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ये भी मैं बता चुका हूँ, और ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए इतनी, ठीक है। डिफरेंस निकालिए इसका, 182 और 120 का डिफरेंस निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 3 7 37 आना चाहिए, 37.5 डिग्री। 1 डिग्री 4 मिनट, तो 37.5 डिग्री में कितना हो जाएगा? 4 × 7 = 28, 4 × 12 150, 150 मिनट। और 150 मिनट को हम क्या कह सकते हैं? 2.5 घंटे। क्या कहते हैं? 2.5 घंटे। इसका मतलब है हमें प्लस करना है, किस में प्लस करना है? 12 बजे में, क्योंकि मध्याय तो 12 बजे है ना। तो 12 बजे में 2.5 घंटे प्लस करोगे तो 12 13 14 14:30 बजे आ जाएगा, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ समझ में आया कि नहीं? 82.5 कहाँ से आया? हमको पता था, क्योंकि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 से गुजरती है। 120 दिया था, डिफरेंस निकाला, मिनट निकाल दिया, घंटे बना दिए, 2.5 घंटे आ गए। अब 2.5 घंटे हमको ऐड करना है, क्यों? क्योंकि ये पूर्व में जा रहा है, प्लस करना होता है। किस में ऐड करना है? मध्याय। मध्याय मतलब 12 बजे में, बस 14:30 आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? बच्चों वाला प्रश्न है, सबको पता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी? भारत ने
सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी? सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल है, ये क्वेश्चन लॉजिकल है। ये सब क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलने वाले डायरेक्ट, ये सब लॉजिक से सॉल्व होंगे। कैसे? देखो, आपको पता है सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में होता है तो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पूर्वी देशांतर पर सबसे पहले सूर्य यहां दिखेगा और यहां के बाद फिर इधर 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 आता रहेगा। जब इधर आता रहेगा माइनस में, तो अगर 97 के पहले क्या आएगा? निम्न ऑप्शन में से, निम्न ऑप्शन में से आएगा 92 नजदीक है, 92 नजदीक है, 92 डिग्री 30 मिनट नजदीक है। पश्चिम के पूर्व, तो भाई साहब इधर आ रहे हैं तो पूर्व ही तो होगा, भाई साहब पूर्व ही तो होगा। जीरो से इधर आएंगे तो चाहे जितना कर दो पूर्व ही तो होगा। पहले 92.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, फिर उसके बाद 97.25 पूर्वी देशांतर, उसके बाद 100 पूर्वी देशांतर। अभी हम लोगों ने प्रश्न देखा था उसमें 120 पूर्वी देशांतर था। इसी टाइप से आएगा। तो बस सूर्य पहले यहाँ दिखा 97.25 में, उसके बाद और इधर आएगा तो यहाँ दिखेगा, फिर उसके बाद और इधर आएगा तो यहाँ दिखेगा। तो सबसे पहले कहाँ दिखेगा? तो निम्न ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ दिखेगा। ऑप्शन डी इज द राइट। बताओ, प्रश्न में कोई दिक्कत हुई? अच्छा प्रश्न था, और इसी टाइप के प्रश्न आपको आरओआर और यूपी पीसीएस में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? वन लाइनर क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाता है, यह पूछा गया है। तो भारत का ग्रीनविच कहते हैं उज्जैन को। क्या कहते हैं? भारत का ग्रीनविच उज्जैन को कहा जाता है। ऐसा इस वजह से है कि प्राचीन काल में क्या हुआ है कि प्राचीन काल से ही जो समय काल की गणना है उसका केंद्र बिंदु माना जाता था उज्जैन को, इसी वजह से। ठीक है ना, भारत का ग्रीनविच उज्जैन कहा जाता है। एक तरीके से स्टैटिक का प्रश्न है ये, एक तरीके से स्टैटिक का प्रश्न है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा या केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? और ये भी देखो लेटेस्ट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। तो देख लीजिए, देवसा, देवसा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। नीति, नीति उत्तराखंड में है। आपने पढ़ा होगा, माना, नीति, लिपुलेख, ये सभी दर्रे कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। सही है। बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। चांगला दर्रा सिक्किम में नहीं है। चांगला दर्रा आपका लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख वाले क्षेत्र में। और सिक्किम में आपके दो दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला। नाथुला और जेलेपला, ये दो दर्रे कहाँ पे हैं? सिक्किम में है। ठीक है, और चांगला दर्रा लद्दाख में। ठीक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य भारत की 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है? भारत की 7 बहनों में मतलब 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आते हैं आपको पता होना चाहिए। और इसमें आते हैं पूरे पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से देख लेते हैं। मैपिंग में देखो, समझ में आ जाएगा 7 सिस्टर्स में कौन कौन है। आपको पता है कि ये है आपका असम, उसके ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, इधर है आपका नागालैंड, इधर है आपका मणिपुर, नीचे है आपका मिजोरम, ये है आपका त्रिपुरा, ये है आपका मेघालय। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। बस यही 7 कौन है? 7 सिस्टर्स में। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ एक बार, ताकि अगर किसी को याद हो ठीक है, नहीं याद हो तो वो लिख लेगा। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 होगा, यही 7 सिस्टर्स में। ठीक, तो सम्मिलित नहीं है तो मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। अच्छा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना है। देखिएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तो आता ही है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले लगते हैं, आपको पता ही होगा, दिल्ली एनसीआर में। राजस्थान के भी 2 लगते हैं, हरियाणा भी लगता है, लेकिन पंजाब नहीं लगता। पंजाब दिल्ली एनसीआर में नहीं लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सत्य है।
नेक्स्ट अगला देखेंगे, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अच्छा प्रश्न है और ये देखो लेटेस्ट ही है, 22 में ही पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। अच्छा, कौन सा सही है ये बताना है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। पूरा भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। पहले से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि भारत जो है विश्व में छठवां है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि भारत जो है 7वें नंबर का है। 7वें नंबर का लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ। पहले नंबर पे आपका रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत है, 7वें नंबर का है। ठीक है। दूसरा है संसार का लगभग 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। बिल्कुल सही है। पूरे गोलार्ध में जो भारत है वो 2.43% है एग्जैक्टली पे बोले तो। दूसरा बिल्कुल सही है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये भी बिल्कुल सही है। भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। गलत है। भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय नहीं है। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है जो कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित हो, लेकिन भारत क्या है, कर्क रेखा में आधा है और बाकी उपोष्ण है, कर्क रेखा के ऊपर है। ठीक है, तो पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो 1 4 गलत है, 2 3 आपका सही है, मतलब ऑप्शन डी आपका बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है। आर ओ 2016 मेंस में आया हुआ है और इसका मेंस बता दूं आपका 2020 के लास्ट में हुआ है। ठीक है, देखिए भारत विश्व में 7वां है, अभी हम लोगों ने देखा है, बिल्कुल सही है। रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा है। सही है, दूसरा ही है, लेकिन अभी पहला हो गया है। उसके बाद है इसकी भूमि सीमा का विस्तार या स्थलीय सीमा का विस्तार 15,200 है। ये पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। बिल्कुल गलत है। ये भी प्रश्न बता चुका हूं अभी कि सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है भैया, अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्लियर है। चलो आगे देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शहर या नगर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आया हुआ है, यूपीपीएससी ने पूछा है। आपको राजधानी भी, भारत की राजधानी भी पूछता है वो। ठीक है, देखिए तो देख लेते हैं कौन सा है। रायपुर राजधानी है, शिलांग राजधानी है, रांची राजधानी है, लेकिन गुवाहाटी राजधानी नहीं है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सत्य है। क्लियर है। अब राजधानी वाले में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आगे चलते हैं। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, एक तरफ राज्य दिए हुए हैं और उनकी एक तरफ राजधानियां दी हुई हैं। देख रहे हो, पूछा है कि नहीं, राजधानियां। और देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं, एक ही मिलान कर लो, आ जाएगा। असम नहीं है, असम है। असम का क्या है, दिसपुर है। तो ए का हो गया 3 और ए का 3 हो गया, बस ऑप्शन बी इज द राइट। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नागालैंड का कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मेघालय शिलांग। क्लियर है। चलो आगे देखेंगे अगला प्रश्न। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, तो सबसे बड़ा है आपका राजस्थान। उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश। उसके बाद है आपका महाराष्ट्र। उसके बाद है यूपी। ये आपका एक क्रम है, ये ओरिजिनल क्रम है जो आपको बुक में मिलेगा, ये वाला। तो बस इसी के अकॉर्डिंग लगा लो, बाकी चाहे जो दिया हो। जैसे हमको सबसे पहले राजस्थान ढूंढना है जो कि तीसरे नंबर पे है, तो तीसरा इसमें है, पहले नंबर पे इस पे है, पहले नंबर पे मतलब डी और सी तो पहली काट दो। उसके बाद दूसरे पे आएगा मध्य प्रदेश, 2 आएगा, तो 2 इस पे नहीं है, काट दो, बचा क्या, ऑप्शन बी। बाकी चाहे जो दिया हो। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है। मैंने पहले ही बोल दिया है कि जो भारत के पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश, उनका एक एक चीज पता होनी चाहिए, विस्तार पता होना चाहिए। भारत के कौन कौन से राज्य हैं, उनको टच हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इस पर देख लेते हैं कौन कौन सा है। भूटान की बात हो रही है, मैप में देखिए, इधर साइड है आपका भूटान, इधर साइड ये क्या है, भूटान। ये वाला बता दे, ये वाला क्या है, भूटान। अब भूटान किससे किससे लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। आइए इधर,
पश्चिम बंगाल है, असम है, सिक्किम है। इससे नहीं लग रहा, मेघालय से नहीं लग रहा। ऑप्शन सी इज द राइट। केवल 4। क्लियर है। और ये देखो पीसीएस जे में 22 में ही आया हुआ प्रश्न है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? मालदीव। तो मालदीव के साथ समुद्री सीमा कौन बना रहा है? अभी मैं बता चुका हूं आपको 8 डिग्री के बारे में, 9 डिग्री के बारे में, 10 डिग्री के बारे में। 8 डिग्री में मालदीव मिनिकॉय, 9 में लक्षद्वीप मिनिकॉय, 10 में अंडमान और निकोबार। तो अंडमान निकोबार भारत का ही है, लक्षद्वीप मिनिकॉय ये भी भारत के हैं। बस मालदीव मिनिकॉय मतलब 8 डिग्री चैनल। ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है मतलब म्यांमार से टच नहीं हो रही। अब म्यांमार सबसे कोने में है, कौन कौन से टच हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, है ना। तो ये क्या है? ये बिल्कुल लाइन से लगे हुए हैं। तो बस कौन सा नहीं है? असम नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर है। नेक्स्ट। निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं मिल रही है? तो बांग्लादेश से मेघालय भी लग रहा है, त्रिपुरा भी लग रहा है। त्रिपुरा तो तीन ओर घिरा हुआ है बांग्लादेश से। मिजोरम भी लग रहा है, असम भी लग रहा है। बचा क्या? मणिपुर। तो मणिपुर नहीं लग रहा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। अब देखो कितनी बार आ चुका है। नेक्स्ट। म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों के उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए। तो म्यांमार से जो लगे हुए राज्य हैं ना, उनका उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। अगर आपको पता भी है कौन कौन से लग रहे हैं राज्य, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्रम पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो सबसे ऊपर तो अरुणाचल प्रदेश है, तो सी और डी तो वैसे ही हट गए। उसके बाद नागालैंड है, तो बस ऑप्शन नहीं बचा। बताओ कितना सिंपल है कि नहीं सिंपल। चलो नेक्स्ट अगला। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ, तो जो रेड क्लिफ लाइन है वो सीमा किसके मध्य निर्धारित करती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और आपको पता है कि रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य है। और 1947 में सर साइरस रेडक्लिफ, सर साइरस रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? भारत और चीन के मध्य जो रेखा है मैक मोहन, इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य है 49वीं समानांतर रेखा। कौन सी है? 49वीं समानांतर रेखा। और उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के मध्य है 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है। तो चारों के बॉर्डर आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा किससे नहीं लग रही? और ये मतलब वो क्वेश्चन है कि आपको भारत की अगर मैपिंग का पता है तो आप आराम से कर दोगे। ठीक है। जाहिर सी बात है, थोड़ा सा लॉजिक लगा लो कि एमपी है और इधर बिहार है। बिहार से कटा झारखंड, ये झारखंड आ गया। एमपी से कटा छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ आ गया। इस टाइप के बॉर्डर है। अब छत्तीसगढ़ झारखंड से तो लग रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ बिहार से नहीं लग रहा है। बस ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ सिंपल है कि नहीं। नेक्स्ट। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान से कौन सा समूह सीमा बना रहा है? तो सिंपल क्वेश्चन है, भारत के सभी पड़ोसी देश पता होने चाहिए। तो जम्मू कश्मीर मना रहा है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है, पंजाब भी है। ठीक है। तो बस ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। हरियाणा नहीं है इधर। ठीक है। इधर हिमाचल प्रदेश नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं है। बस ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सत्य है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट। पोखरण स्थित है। पोखरण, तो पोखरण कहाँ स्थित है बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। पोखरण है राजस्थान में। अब पोखरण के बारे में बताऊं कि पोखरण में ही भारत ने पहला अपना परमाणु परीक्षण किया था। परमाणु परीक्षण पहला वाला कब किया था? 18 मई 1974 को। और इस जो परीक्षण किया था इसका कोड क्या था? इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। अगर आपको पता हो, स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड था। ठीक है। और सेकंड परीक्षण कब किया था? तो 11 मई
1998 को हुआ था सेकंड परीक्षण। ठीक है, ये दोनों परीक्षण की डेट आपसे पूछी जाती है। और सेकंड परीक्षण का कोड क्या था? कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। पहले का कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। दूसरे का क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ध्यान रखना है, क्लियर है? पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट, हाँ, इसमें क्या पूछा गया है कि सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। एक तरफ बीच है और एक तरफ अवस्थिति है। सभी बीच तो जल्दी किसी को याद नहीं होते, लेकिन कोलबा बीच आपको याद होगा। कोलबा बीच कहाँ पे है? कोलबा बीच आपका गोवा में है। कोलबा बीच कहाँ है? गोवा में है। काफ़ी फेमस बीच है। ठीक है, 1 का 2 कर दो। 1 का 2 इसमें नहीं है, 1 का 2 इसमें नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद कुन्नूर। कुन्नूर तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। कहाँ की कुन्नूर? कहाँ है? नाम ही से पता लग रहा है केरल में है। बस सी का 4 बचा। क्या? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, शिलांग और उनके जो शहरों की जो अवस्थाएं हैं वायुमंडल की, उसकी बताना है। देख लेते हैं कैसे बताओगे इसको। देखो, दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, शिलांग। शिलांग मतलब मेघालय, और मेघालय में कुछ पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतियां, और वहीं पर आपका मौसिनराम है, जो सबसे अधिक बारिश होती है जहां पर। तो कैसा होगा? शुष्क होगा? सूखा होगा? बिल्कुल नहीं। अर्ध शुष्क होगा? बिल्कुल नहीं। उष्ण आर्द्र होगा? बिल्कुल नहीं। आर्द्र मतलब गीला। तो बस डी का 4 कर दो, और डी का ऐसे ही 4 किया तो ये गलत हो गए आपका। इनमें से उत्तर है। अब जोधपुर की अगर बात करें, जोधपुर की, तो जोधपुर मतलब राजस्थान, और राजस्थान में आपको खुद ही पता है रेत है, बालू है, वहां पर वर्षा नहीं होती है। तो कैसा होगा? शुष्क होगा, सूखा होगा। तो सी का मतलब 1 शुष्क, तो सी का 1 मतलब ये। ऑप्शन सी इज द राइट। दिल्ली का बात करें तो अर्ध शुष्क है। अब मुंबई की बात करें तो मुंबई में बारिश भी होती है और गर्मी भी पड़ती है, मतलब उष्ण आर्द्र है। ठीक है, तो बस इस प्रकार से बेसिक चीजें जैसे आप जनरली देखते हो वही चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, चलो, तो ये चीज हो गई कंप्लीट। अगला अगला कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आप समझिए, जियोग्राफी, ये पहली क्लास थी यूपीपीसीएस और आरओ के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आराम से बताया था। अगर कोई पहली बार भी पढ़ रहा हो तो उसको हाँ बेसिक चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, और जो लगातार तैयारी कर रहा है तो उसको 100% आई गया होगा, ये मैं दावा करता हूँ। इसी प्रकार से जियोग्राफी हो गया। इसी प्रकार से हर क्लास का शेड्यूल, जो शेड्यूल है वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। उसको चेक कर लेना कौन सी क्लास कब कब चलेगी। एक दिन में 2 क्लासेस मिलेगी, और पेपर के पहले पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। बस सिंपल सी चीज़ है। क्लियर है? बस इतना ही मोटिव रख लो कि सिलेबस आपका बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन करो, इससे प्रैक्टिस करो, जो करना है करो, लेकिन रेगुलर रहो। क्लियर है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।